प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले 9 मई के कई मुकदमात में से एक में शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत दीगर मेंबरान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सुनाई गई। इमरान खान समेत दीगर पीटीआई मेंबरान ने शफाफ ट्रायल का मुतालबा किया था। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। दूसरी जानिब हुकूमती बयानात के मुताबिक ये फैसला आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। जब फैसले इनके खिलाफ आते हैं तो कहते हैं फैसला मंजूर नहीं। ऐन उस वक्त जब तहरीक का ऐलान हो चुका है। इन अदालती फैसलों की सिग्निफिकेंस क्या है? क्या पीटीआई को 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत मिलेगी? कासिम और सुलेमान बैकड्रॉप में तहरीक के लिए मुतहर्रिक। अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू। इस नाजुक मोड़ पे इमरान खान के साहिबजादों की शमूलियत तहरीक में नई जान डाल सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब, केपी, गिलगित, कश्मीर, बलूचिस्तान और बाबूसर समेत शुमाली इलाका जात में मूसलाधार बारिश का इम्कान, नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा, लेकिन टूरिस्ट की बेएहतियाती बेमिसाल। तमाम तर वेदर अलर्ट्स और वार्निंग्स के बावजूद शुमाली इलाका जात का रुख जारी। अवाम को रोकने के लिए वार्निंग्स और अलर्ट्स काफी हैं या हुकूमत को सख्त इकदाम करने की जरूरत है? शहर पे शहर, सोसाइटीज पे सोसाइटीज आबाद कर दी गई हैं, मगर टाउन प्लानिंग का शदीद फुकदान। क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम एटीसी लाहौर का जो एक फैसला सामने आया है, पीटीआई कहती है कि वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। जी, मैं बिल्कुल सियासी सूरत हाल पर भी बहस करते हैं, मगर मैं चाहूँगा थोड़े से चंद अल्फाज में। मियाँ अज़हर जो है 84 साल की उम्र में लाहौर के अंदर वो फौत हो गए हैं। मुझे ज़ाती तौर पे उनकी सियासत देखने का भी मौका मिला, ज़ाती तौर पे मैं उनको जानता भी था। बड़ी आजिज़, बुर्दबार, ओल्ड जनरेशन, पुराने स्कूल की ओल्ड स्कूल जो कहते हैं ना, उस जनरेशन के आदमी थे। और उनकी फैमिली जो है ये जलंधर की, पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है या पुराना पंजाब जो था, यूनाइटेड पंजाब, उसकी सबसे बड़ी स्टील मिल जो एफको स्टील थी ये जलंधर में इनकी थी। पार्टीशन के वक्त ये जब लाहौर में मूव कर गए और इन्होंने यहाँ पे स्टील मिल लगाई तो उस वक्त वो सबसे बड़ी स्टील मिल थी। और ये वो वक्त है जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो ख़ानदानी इनकी मियाँ शरीफ ये एक फाउंड्री लगा रहे थे, बल्कि वो एक भट्टी थी। तो उस वक्त इनकी एफको स्टील सबसे बड़ी पाकिस्तान की स्टील मिल्स के अंदर शामिल थी और बड़ी ज़रूरत थी। उस वक्त पाकिस्तान नया नया पाँव पे खड़ा हो रहा था, स्टील की बड़ी ज़रूरत थी। और इनके वालिद ने मियाँ शरीफ को, मियाँ नवाज शरीफ के वालिद को बड़ी मदद की उनको इत्तेफाक फाउंड्री लगाने में। और इन दोनों ख़ानदानों का बड़ा पुराना दहाइयों से ताल्लुक़ रहा और वो सियासत में भी बाद में नज़र आया। और ये बाद में लाहौर के मेयर बने 87 to 90। अपने दौर में इनसे अच्छा लाहौर के अंदर मेयर कोई नहीं आज तक बना। और उस ज़माने में जो बहुत लाहौर के बड़े कब्ज़ागीर थे, तजावज़ात हटाने का जो इन्होंने ज़ुम्मा लिया और जिस तरीके से किया, उससे इनको लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा आज भी सराहा जाता है। लोग जिक्र करते हैं कि लाहौर में एक मेयर मियाँ अज़हर आया था। उसके बाद ये पंजाब के गवर्नर भी 92 से 93 में रहे। बाद में इनके मियाँ नवाज शरीफ से इख्तलाफात हो गए और ये फिर बाद में मुशर्रफ कैंप में चले गए थे। और ये PMLQ जो मुशर्रफ के दौर में बनाई गई थी, किंग्स पार्टी, उसके ये प्रेसिडेंट थे। और 2002 के इलेक्शन के अंदर जो है ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे और PMLQ के प्रेसिडेंट थे। चौधरी शुजात नहीं थे, ये थे मेन, उसकी लीडिंग लाइट यही थे। मगर ये इनको 2002 के लाहौर और शेखुपुरा दोनों जगह से इलेक्शन में हार गए। हारे नहीं गए, शायद हराया गया, क्योंकि 2000 के इलेक्शन में भी सिलेक्शन ही तकरीबन हुई थी। और उसका शायद वजह ये थी कि इनसे जिस तरह जुनेजो साहब से ज़ियाउल हक को बू आनी शुरू हो गई थी कि ये बागी किस्म के वज़ीर आज़म होंगे और ये जमाली जाब जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे, इसलिए इनको हरवा दिया गया। उसके बाद से फिर ये साइड लाइन दे रहे और 2011 में PTI ज्वाइन कर ली और अभी ये MNA थे। और इनके साहबजादे जो हैं वो हमाद जो हैं वो आज जनाजे में शरीक हो पाए हैं। तो बहरहाल मैं इनके मतलब ये चंद अल्फाज कहना चाहता था कि वो जो अंग्रेज़ी में ये कहा जाता है फॉर ही इज़ अ जॉली गुड फेलो,
तो ये उस टाइप के आदमी थे। तो एनीवे अब आ जाते हैं अब की सियासत में कि ज़ाहिर है अब ये एक नई शिद्दत आई है कि 9 मई के केस के फैसले सुना दिए गए हैं सदारत दहशतगर्दी की अदालत से, लाहौर में भी और सरगोदा में। और यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद, साबिक गवर्नर सरफराज चीमा जो है 10 साल की इनको कैद हो गई है। शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं, मगर अभी मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर वो अभी भी वो उसका हिस्सा हैं और अभी उनकी इससे बर्रियत नहीं हो रही, वो आज़ाद नहीं छूट रहे। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक ये तासुर बना हुआ है कि क्या ये, क्योंकि 2 साल हो गए थे 9 मई के ये सिलसिला चला हुआ, तो क्या इनकी जान छूट गई और ये हाई कोर्ट से अब इंसाफ ले पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से ये मुकदमात चलाए गए हैं और उसकी जो जरा हुई प्रोसीडिंग वो बड़ी एक मज़गा खेज़ है, वो उसके अंदर कोई जान नहीं है और किसी अदालत के अंदर आगे भी हाई कोर्ट के लेवल पे वो ठहरती नज़र नहीं आ रही। मगर उसके अंदर सवाल ये है कि अभी जो माहौल है कि एग्जेक्टिव कंट्रोल जिस तरह की जुडिशरी हो गई है, लाहौर हाई कोर्ट तो छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो जान नहीं नज़र आ रही। उससे तासुर ये उभरता है कि ये फैसले किसने छुटना है किसने नहीं छुटना, ये सियासी नौयत के बन गए हैं। इसको लोग अदालती ये लेंस से नहीं देख रहे कि मुकदमे में कितनी जान है कितने नहीं है, इस लिहाज से देखा जा रहा है कि किसका फैसला हो गया है कि ये छुट जाएगा और ये कैद में रहेगा। तो ये इसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है और उससे जो है एक मैं समझता हूँ सियासत में मज़ीद शिद्दत हो गई है। बिल्कुल। अगर गेस्ट हमारे ज्वाइन की जाए, मैं चाहूँगा उनसे शुरू की जाए। जी, सीनियर पॉलिटिशियन असद उमर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी असद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। मैं चाह रहा था कि मुझे लगता है, मेरी ये फीलिंग है कि सियासत में बजाय इसके कि ठहराव आए या कोई सलूशन की तरफ जाएं, शिद्दत बढ़ गई है। एक तरफ से हुकूमत और मुक़तदरा की तरफ से भी ये मुकदमात के बड़े बड़े फैसले, 10-10 साल की सज़ाएँ आ रही हैं और उसमें यास्मीन राशिद जैसी कैंसर की मरीज़ा हैं, वो तो बड़ी तकलीफ़ भी है कि उनका एक इंसानी पहलू भी है। और दूसरी तरफ से PTI भी तुली हुई है कि उन्होंने भी तहरीक चलानी है। तो क्या आपको नज़र आता है यहाँ पे कौन कामयाब होगा? आप सही कह रहे जी, और मज़ीद शिद्दत ही आ रही है, टकराव और बढ़ रहा है बेहतरी की तरफ जाने की बजाय। अगर जो कल ही के फैसले हम देखें, उसमें जो जाने पहचाने जो रहनुमा हैं, वो उन सबको ज़ाहिर मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ। यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, बिलाल एजाज गुजरांवाला के, अहमद चट्ठा वज़ीराबाद के, फिर वो मियाँ वाली के अहमद बच्चर, इनमें से कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो बड़ी कोई टकराव की सियासत की हामी हो, कोई शिद्दत पसंद हो। तो जब ऐसे लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी के 10-10 साल की सजाएं होंगी तो किधर जाएगी सियासत? तो उसके लिए तो गुंजाइश फिर मैदान में उन्हीं के लिए बचेगी जो वाकई में शिद्दत पसंद है, जो संजीदा सियासत करना चाहते हैं, जो आइन जमहूरियत की सियासत करना चाहते हैं। उनकी तो स्पेस कम से कम होती जाएगी और जो शिद्दत पसंद है फिर उसी के पास गुंजाइश रहेगी सियासत करने की। ये असल क्या आपको लगता है कि इसका कोई ये लटका रहेगा या इसका कोई ना कोई वन वे और अनदर कोई कट्टी कट्टा जो पंजाबी में कहा जाता है वो निकल आएगा? क्योंकि एक तरफ से ये हुकूमत ने एन इसकी टाइमिंग भी ऐसी है कि जब उन्होंने तहरीक का ऐलान किया हुआ है कि 5 अगस्त तक जो है उसको रूज पे लेके जाएंगे, और PTI के लिए भी लाइफ एंड डेथ का इशू है कि अगर इस दफ़ा भी वो कामयाब नहीं होते तो आगे पता नहीं कितनी लंबी तारीखें पड़ जाएं। तो आपको किधर मामला, हु इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल हियर? देखिए, अभी फौरी तौर पे तो कहना ज़रा सा मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ कितनी कामयाब होगी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि कट्टा कट्टी कुछ ना कुछ निकल आए, तो उसमें अगर मामलात जो हैं वो सुलझाए जाते हैं और कोई इस्तेकाम की तरफ जाते हैं जिसके अंदर तमाम सियासी जो कुव्वतें हैं सबके लिए स्पेस पैदा होती है, फिर तो ऐसा काम आ सकता है।
लेकिन जो दूसरी साइड है ना, अगर वो आपको लगेगा भी कि अच्छा चलो जी अब तो खत्म ही हो गया मामला, मामला कभी खत्म नहीं होता है। आमिर, आप और मैं उस उम्र के हैं कि हमने 77 का मार्शल लॉ लगते हुए भी देखा, हमने 79 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी भी लगते देखी। उससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता था और खौफ क्या हो सकता था। लेकिन उसके बाद 1983 में, अब ये 6 साल गुजर चुके थे मार्शल लॉ गुजरे हुए, आपको याद होगा जो MRD की मूवमेंट है, शायद मुझे उसका थोड़ा सा आपसे बेहतर एहसास हो, क्योंकि वो उसका गढ़ जो था वो सिंध था, और खास तौर पे अंदरूने सिंध जो है वो कितनी बड़ी मुजाहिमत की तहरीक उठी 6 साल मार्शल लॉ लगने के बाद। और मार्शल लॉ था, और एक ऐसा मार्शल लॉ जिसने उस वक्त के वजीर आजम को फांसी चढ़ा दिया था। तो इस तरीके से तो इस्तेकाम कभी माशरों के अंदर, सियासत के अंदर आ ही नहीं सकते ना। तो आपको अगर वक्ती तौर पे लगेगा भी कि ठीक है उन्होंने कोशिश की 5 अगस्त की, वो नहीं कामयाब हुए, वो फिर दोबारा आएगी, वो फिर दोबारा आएगी, यही साइकिल चलता रहेगा। ये आप जो मिसालें दे रहे हैं ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ के और मुशर्रफ के दौर का, तो 11 साल मार्शल लॉ जो है ज़ियाउल हक निकाल गए थे, 8 साल मुशर्रफ भी 8-9 साल निकाल गए थे। तो ये आपको लगता है ये भी मामला 8-9 साल तक लटक जाएगा? और क्या पाकिस्तान के बाद 8-9 साल हैं इस मौजूदा सूरत हाल में कि ये लटकाई रखें? देखिए वो तो खैर अल्लाह जानता है कि 8 साल चलेगा कि 10 साल चलेगा कि 4 साल के बाद ही। हो सकता है कि अगले 3 माह के अंदर बड़े अच्छे फैसले होने शुरू हो जाएं, लोगों को एहसास हो जाए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई हमें हल निकालना है, और ताकत के इस्तेमाल से हल नहीं निकला करते। वो तो कहना मेरे लिए मुश्किल है। पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हद यही रही है। अयूब खान 10 साल के लिए थे, और 10 साल के बाद याया खान जो उस वक्त के CNC थे, उन्होंने कहा कि जनाब अब फौज को आप पर एतमाद नहीं रहा। तो उस अयूब खान जो हैं वो अपना ही बनाया हुआ आइन तोड़ के, जिसमें उनके मुताबिक अगर वो नहीं रहते तो स्पीकर को देने चाहिए थे इख्तियारात, वो आर्मी चीफ को इख्तियारात दे के चले गए। उसके बाद आपको पता है कि 16 दिसंबर की सरेंडर के बाद भी याया खान जो हैं वो चीफ के ओहदे से नहीं उतर रहे थे। लेकिन उस वक्त के जो CGS थे उन्होंने इंटरवीन किया, और वो फिर उन्होंने जहाज भिजवाया, भुट्टो साहब को बाहर रोम से वापस आए। ज़ियाउल हक साहब का भी उनके बेटे इल्ज़ाम लगाते हैं कि फौज के अंदर से ही किसी ने तैयारा का किया। अब जो है वो लोग बड़ा खुल के बात करना शुरू हो गए हैं कि जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसको सपोर्ट मिली, चाहे लॉयर्स को पता था, ये नहीं पता, ये नहीं कह रहा कि वो मिलके कर रहे थे, लेकिन पीछे से सपोर्ट उनकी जो है उस वक्त के DGI की थी। तो हमने देखा यही है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जब कोई 8-10 साल गुजर जाते हैं तो फिर ना कोई तब्दीली आई जाती है। लेकिन आपका सवाल जो है वो इससे ज्यादा अहम है कि लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, वो सानवी चीज है। क्या मुल्क के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा? और आज तक तो हम जो देखते आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई निज़ाम हम ला नहीं सके जिसमें कोई इस्तेकाम हो, जिसके अंदर कोई सक्सेशन साइकिल हो, कंटिन्यूटी हो, इसलिए क्योंकि निज़ाम की कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए पॉलिसियों की कंटिन्यूटी नहीं है। और नतीजा क्या निकल रहा है? दुनिया हमसे आगे जाती रही है। पूरे एशिया के अंदर सिवाय अफगानिस्तान के अलावा मुझे मुल्क बता दें आपका कौन सा बचा है जो पाकिस्तान से आगे नहीं निकल गया है? अब तो अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल गए। तो मुल्क हम घसीट रहे हैं, चला नहीं रहे। मैं आपकी बात से जो अखज़ कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का निज़ाम चलने को 8-10 साल 11 साल भी चलता है, जब गिरने लगता है तो दिनों और हफ्तों में गिर जाता है। PTI का ऐसा ही है जी। और देखें ना उसका इख्तिताम हुआ क्या। अपनी ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ जो खत्म हुआ, बेनज़ीर भुट्टो जब फाइनली उनको हुकूमत दी गई, तो वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के डेस्क पे 2 मुआहदे रखे हुए थे, और ये शर्त थी हैंडिंग ओवर पावर की कि आपने ये मुआहदे साइन करने। वो कौन से मुआहदे थे? वो 2 मुआहदे थे IMF के साथ। IMF के पास कब जाते हैं? जब आपकी मईशत जो है वो बैंकरप्सी पे पहुंच जाती है। तो 11 साल के मार्शल लॉ के एंड में IMF का मुआहदा था, और आपको पता है कि मुशर्रफ साहब की वर्दी उतारने के 6 महीने या 8 महीने के बाद जो है हम एक और नए IMF एग्रीमेंट के अंदर चले गए थे। तो ये भी नहीं है कि चलो वो 11 साल चले, चलो यार जमहूरियत नहीं थी, अच्छा ह्यूमन राइट्स तो नहीं थे, लेकिन देखो ना कितनी जबरदस्त मईशत हमारी ठीक हो गई। वो भी जो आपको बेहतरी भी खुद नजर आती है वो भी वक्ती होती है, वो भी जब निजाम गिरता है तो उसी के साथ गिर जाती है।
बिल्कुल, वो उसके ऊपर भी मैं इकॉनमी में भी आपके साथ बिल्कुल बात करना चाहूँगा। मगर इसमें एक पीटीआई का इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि उन्होंने तहरीक ऐलान कर दी है, तो ये जो गिरफ्तारियाँ, ये जो सज़ाएँ सुना दी गई हैं, इससे क्या वो दबा लिए जाएंगे, ये खौफ व हिरास फैल जाएगा ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर उनकी लीडरशिप में, या पुश बैक होगा? देखिए, जो अमूमी इस वक्त कमरे के अंदर बात क्या हो रही होगी कि देखो, अब तो हम में से किसी ने बचना नहीं, या निकल के लड़ो और या सारे अंदर फेंके जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि वो लोगों को सजाएं नहीं हो रही हैं जिनकी अमूमी तौर पे कोई ऐसी शोहरत है कि ये बड़े टकराव में यकीन रखने वाले लोग थे। तो इस वक्त तो कोई भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके नतीजे में कोई आपको उधर से बेहतरी नजर आएगी पीटीआई की तरफ से। अच्छा असद साहब, हम देखते हैं कि जब 9 मई का ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरह से पार्टी को छोड़ा गया, उस वक्त पीटीआई अपनी स्ट्रेंथ में थी, पावर में थी। अगर उस टाइम पे सस्टेन नहीं कर सके इस प्रेशर को, तो अभी जो पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं, जो कुछ चल रहा है, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सेनेट के इलेक्शन में बड़ी खुल खुला के चीजें सामने आई हैं, आपको लगता है कि इतनी स्ट्रेंथ बाकी रह गई है कि ये स्ट्रैटेजी ऑप्ट की जाएगी कि डट जाओ और लड़ पड़ो? ऐसा कुछ नजर आता है होता हुआ? मैं आपसे, आपके तज्जिए से मुअज़्ज़र के साथ इत्तफाक नहीं करता। तहरीक इंसाफ उस वक्त भी हुकूमत में नहीं थी, अब भी हुकूमत में नहीं थी। तो जिसको आप स्ट्रेंथ देखेंगे पार्टी की, या तो वो कोई ताकत में बैठी होगी, तो फिर भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था हाथ के अंदर। तो उस वक्त भी अवाम की सपोर्ट थी और आज भी अवाम की सपोर्ट थी, और आज अवाम की सपोर्ट इमरान खान को उससे ज्यादा है जितनी 9 मई 2023 को थी। ये तमाम आदाद शुमार जो भी आप उठा के देख लें, तो ताकत जो थी, एक सियासी पार्टी की जो ताकत होती है, वो ताकत उस वक्त भी थी। तंजीमी तौर पे तहरीक इंसाफ हमेशा कमजोर रही है। तहरीक इंसाफ की ताकत हमेशा से इमरान खान की अवाम के अंदर मकबूलियत रही है। अवाम में मकबूलियत कम हो जाती है इमरान खान की, तो तहरीक इंसाफ कमजोर हो जाती है। इमरान खान की मकबूलियत अवाम में बढ़ जाती है तो ताकत बढ़ जाती है तहरीक इंसाफ की। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में ऑल टाइम हाईएस्ट पीक पे है इस वक्त पॉपुलैरिटी। और ये मैं 2 साल पहले भी ये कहता था कि इमरान खान जब तक जेल में है तो उनकी मकबूलियत बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। मकबूलियत का जो है ट्रांसलेट पॉलिटिकल पावर में होना सबसे बड़ा सवाल है। पीटीआई ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि ट्रंप आएगा तो उसके बाद जो है ना मामला सुलझ जाएंगे। वो 8 महीने बाद वो तो सारी डाई डाउन कर गई वो सब उम्मीदें। अब दोबारा इमरान खान के साहबजादे कासिम सलमान जो हैं वो अमेरिका में उनके हक में लॉबिंग कर रहे हैं, और रिचर्ड ग्रनेल का भी उनके साथ तस्वीर भी छपी है, उनकी जो है एक ट्वीट भी आज आई है कि जी आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे, और देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर सिक ऑफ पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला। तो दोबारा उम्मीदें लग गई हैं कि शायद इनके आने से एक तो वो लीड कर पाएंगे और शायद अमेरिका का कोई इफेक्ट आएगा। आपको क्या लगता है? अच्छा, आपने जो बात की ना वो बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जो वो अवाम की मकबूलियत है उसको प्रैक्टिकल पावर के अंदर उसको ट्रांसलेट करना और उसको रिजल्ट ज़मीन के ऊपर उससे अचीव करना, वो एक दूसरी एक स्ट्रेंथ है जिसकी ज़रूरत होती है। और आपको पता है आमिर, मैं पिछले 2 साल से, और मेरा नुक्ता नज़र जो है वो मकबूल नहीं था। अब मैंने नोट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी नुक्ता नज़र पे आते जा रहे हैं कि भाई हमें कोई मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट का तरीका निकालना चाहिए था। और सबसे अहम इसमें आवाज़ जो शामिल हुई वो शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा ने पिछले महीने जो खत लिखा, और उन्होंने यही बात की कि हमें सियासी मुज़ाकरात की, सियासी डायलॉग की ज़रूरत है। जो नेगोशिएशन की ताकत थी तहरीक इंसाफ के बाद, अवामी मकबूलियत जो जैसे मैंने कहा वो आज शायद उससे भी ज्यादा है जहां 2 साल पहले थी। लेकिन जो नेगोशिएट करने की ताकत मौजूद थी तहरीक इंसाफ के पास आज से 1.5 साल पहले, 8 फरवरी से पहले, वो उसके बाद से बतदरीज कम हुई है। और अब जरा ज्यादा मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए
लेकिन इस वक्त तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है ना, उनसे तो कोई मुज़ाकरात की बात कर नहीं रहा। तो इस वक्त तो उनके पास, अगर वो मुझसे मशवरा मांगे कि हम क्या करें, तो मैं उनको बताएं कि कैसे उनको बोलूं कि तुम एहतजाज ना करो, कामयाब हो या ना हो, और उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। असद इशारे ये भी आ रहे हैं कि बड़ा ब्लंटली कहा जा रहा है कि जनाब अगर वो आएंगे और वो सियासी में किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए सेफ है, मुनासिब है आना? सर ये तो खैर उनका और उनकी फैमिली का फैसला है कि वो आना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी भड़के लगाना आसान काम है। ये अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में अपनी हुकूमत का नुकसान करेंगे, सारी दुनिया में बदनामी पैदा करेंगे। वो सिर्फ ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, आपको पता है जमाइमा जो है वो किस फैमिली से ताल्लुक रखती है, वो बहुत वेल, इसीलिए तो वहाँ पे रिचर्ड ग्रेनल के साथ मीटिंग हो रही है और कह रहे हैं मार्को रूबियो के साथ भी शायद मीटिंग हो। सो इतनी एक वेस्टर्न एलीट के साथ वेल कनेक्टेड फैमिली, आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी छोड़ दें आप, मैं तो अब सिर्फ मगरब के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में तो बहुत ही अहमकाना हरकत होगी उनको अरेस्ट करना। लेकिन क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो जाहिर है उनका अपना फैसला है, उनकी फैमिली का फैसला है। वो तो बच्चे हैं यार, वो अपने बाप के लिए वो देख रहे हैं, उनका बाप एक मुश्किल के अंदर है, इंतहाई मुश्किल के अंदर है, और कोई भी जैसे बच्चे अपने बाप की मुश्किल कम करने के लिए कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, वो ये करने की कोशिश करें। आपका सॉरी, पहले आपने जो सवाल पूछा था क्या अमेरिका से कुछ आएगा, मैंने कहा कि उसके साथ ये पहले भी उम्मीद अमेरिका से, ट्रंप से लगाई हुई थी, तो अब ये उनकी मुलाकातों का वो सोच रहे हैं कि उनके तवसत से ये कोई शायद अमेरिकन प्रेशर भी आएगा कि इमरान खान के हवाले से कुछ आप ईज अप करें। देखिए, मैं उस वक्त भी आमिर एक ही सवाल पूछता था, मैं ये कहता था कि भाई एक तो जो मैच्योर कौमें होती हैं वहां पे ऐसे फैसले नहीं होते कि जाती पसंद नापसंद के ऊपर कोई फायदा उनको नजर आएगा, और खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की एक रेपुटेशन भी ऐसी है कि वो ट्रांजैक्शनल आदमी है, उनको अपने लिए, जात के लिए या अमेरिका के लिए कोई फायदा नजर आएगा तो वो कोई काम करेंगे। तो मैं उनसे पूछता था कि ऑफर क्या है इस तरफ से, तहरीके इंसाफ की तरफ से क्या बयानिया है कि क्यों ट्रंप का फायदा है, अमेरिका का फायदा ये करने के लिए, और ये ह्यूमन राइट्स वाला के लेक्चर ना मुझे देना, क्योंकि हमें पता है कि पिछले 50 साल 60-70 साल जो है अमेरिका ने कैसी कैसी डिक्टेटरशिप्स को सपोर्ट किया हुआ है, कैसे कैसे रिजीम्स को जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की सिर्फ वायलेशन नहीं, जिन्होंने हजारों कत्ल करके रख दिए। चिले के जो थे जो जनरल साहब पिनोशे, एक मिसाल में दे रहा हूं, ऐसे और बहुत मिसालें हैं। तो इस बुनियाद पे तो अमेरिका फैसले करता नहीं। तो अभी भी मेरा वही सवाल होगा कि क्या ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, मोरालिटी, एथिक्स के अलावा हार्ड कोर पॉलिटिकल टेंजिबल बेनिफिट क्या कम्युनिकेट करेगी पीटीआई कि जी ये आपका फायदा है अगर आप इमरान खान, आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल कोई ऐसा अमरीकी मफाद नज़र नहीं आता कि वो आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में इमरान खान को बाहर निकलवा के रिस्टोर करवाएं? और वो देखें, इमरान खान कौन है, लीडर कौन से वाले इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले लीडर है। सो अगर हो जाए और कोई पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल की वजह से ही वो जो मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जो सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा, वो आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं को बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के नहीं बैठा कि उस तरफ हो रहा है। और असूली तौर पे भी खुदा का वास्ता यार, 25 करोड़ के हम मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर पावर है, खुदा का वास्ता हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि वो हमारे मामला ठीक करें। वाल इखलाकी तौर पे भी जो मेरा ख्याल है बच्चों का बाप से मिलवा देना एक मुनासिब बात होगी, मगर मैं आपने खुद एक थोड़ा सा अपना ज़ाती हवाला दे दिया है, तो मैं क्योंकि आपसे मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ है तो इसलिए मैं कुछ लिबर्टी ले जाता हूँ आपसे कुछ ज़ाती साहब ही सवाल करने की कि आपकी मुझे वैसे सियासत पे बड़ी क्या कहूँ उस पर कि कमाल की है कि यहाँ पे हमने देखा कि अभी मिर्ज़ा अफरीदी का बड़ा इशू बना, उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी की और उनकी कबूलियत भी हो गई, सेनेट का टिकट भी मिल गया।
फिर मैं सोचता हूँ आप जैसे दोस्तों की तरफ भी देखता हूँ, मैं दोस्त आपको टीवी पे ही कह रहा हूँ कि ताल्लुक सियासी और एक सहाफत का जितना होता है कि आप जो हैं आप ना पीटीआई में फिलहाल कबूलियत है और मुकदमात के भी मैं आपको देखता हूँ अदालतों में धक्के खाते फिरते हैं। तो ये आपने कभी रीथिंक की है अपनी पॉलिटिक्स? नहीं जी, मैं बिल्कुल मेरी पॉलिटिक्स मैंने रीथिंक नहीं की है। वो आप सही कह रहे हैं। अभी मुझे कोई और भी पूछ रहे थे, मैं कहा यार ये तो पीटीआई की सारी लीडरशिप जो है वो गैर मुल्की दौरे करते फिरती है, हमारा नाम नहीं एग्जिट कंट्रोल से निकलता, मुकदमे भी हमारे साथ चलते चले जा रहे हैं। लेकिन नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं जो हूँ वो एक जो काविश कर रहा हूँ वो भी शायद उसका कोई मस्बत असर नहीं कर रहा है, क्योंकि यही मैं जैसे मैं उस दिन लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं आजकल तबलीग कर रहा हूँ। मेरी तबलीग बड़ी सादा सी है। तबलीग एज इन तबलीगी जमात? वो आप उसको तबलीगी समझ लेना, नहीं वो रायवंड वाली तबलीगी जमात नहीं है, आप समझे कि ये कराची की तरह से तबलीग है। और तबलीग का जो मुद्दा है वो बड़ा सादा सा है। पाकिस्तान मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों का मुल्क कभी भी जमहूरियत के बगैर कामयाबी से तरक्की नहीं कर सकता, और जब तक सियासी कुव्वतें आपस में एक दूसरे की दुश्मन बनी नहीं है जमहूरियत नहीं चल सकती। ये बुनियादी मुद्दा है मेरी तबलीग का। और जहां तक मैं आवाज पहुंचा सकता हूं सियासी लोगों के दरमियान, तमाम पार्टियों में, को 5-6 पार्टीज के मुख्तलिफ लीडर से मिल चुका हूं, और यही मैं मुद्दा लेके हर एक के पास पहुंचता हूं। बड़ा अच्छा मुद्दा है, मगर क्योंकि ये मुशर्रफ साहब ने भी पाकिस्तान फर्स्ट किया, अभी ट्रंप भी जो है मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करते हैं, तो वो कई दफ़ा विद पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं, मगर ऑन अ लाइटर वेन मैं बड़ा इसको, ये भी मुझे मेरे लिए मज़का केस भी आयरॉनिकल है कि मैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब का देख रहा था एक पॉडकास्ट, इसमें वो कहा जी मुझे पीटीआई की तरफ से ऑफ़र हुई है, और मैं सोच रहा था कि ये भी एक क्या रिवर्सल ऑफ रोल है कि 10-11 साल लगाने वाले असद उमर जो है वो पीटीआई में कबूलियत नहीं है, और ज़ुबैर साहब को जो है ना ऑफ़र आ रही है कि आप पीटीआई ज्वाइन कर लें। क्या कहेंगे? अच्छी बात है जो देखें, इस वक्त में तहरीक इंसाफ अगर कोई ज्वाइन करने को तैयार है तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान का पैगाम आया है कि आप ज्वाइन करें, ऑफर है। सही। अच्छा, मुझे इसके बारे में कुछ मालूमात है, लेकिन मैं वो ऑन एयर नहीं कहना चाहता। तो लेकिन उसूली तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी सियासतदान तहरीक इंसाफ को इस वक्त में शामिल होने के लिए तैयार है, और अच्छी बात ये है आमिर के जो नए लोग आए हैं ना, उन नए लोगों के ऊपर कोई सख्ती शक्तियां भी नहीं हुई। अल्लाह ऐसे ही रखे, अल्लाह ऐसे ही रखे, मैं नहीं चाहता कि हो, लेकिन आप बैरिस्टर गौर को देख लें, सलमान अकरम राजा को देख लें, लतीफ खोसा को देख लें, अपने शेख वकास को देख लें, जितने भी नए लोग आए हैं उनके ऊपर कोई सख्तियां शक्तियां भी नहीं हुई। तो अच्छी बात मेरा ख्याल है कि मैं ये कह सकता हूँ इन सारों की कैद मिला के आपसे कम होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि इसके अंदर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेशनल असेंबली और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेनेट शामिल कर लें, फिर भी उनकी सबकी मिला के कैद हो सकेगा। तो आप नहीं वैसे अल्लाह ऐसे ही रखे, ये ना हो कि कल आप नंबर पूरे करने के लिए किसी बेचारे को अंदर डलवा दें। नहीं, मगर आई एम श्योर आप भी इंसान गौर करता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, मैं इससे किस मोड़ पे क्या गलत किया, कि ये मैंने कहा ना कि दोनों तरफ से ना कबूलियत है और मुकदमात के धक्के भी हैं। अच्छा आमिर, आप मुझे इतना अरसे से जानते, लेकिन फिर भी आते हैं शायद देखो, मैं को सियासत में अपनी कोई शौक से आया था क्या? मुझे कोई शौक था सियासत करने का? भाई मुझे बार बार इमरान खान ने कहा कि पहले वो कहते थे मुझे जरूरत है, फिर वो कहते थे पाकिस्तान को तुम्हारी जरूरत है। अब उनको जरूरत थी, मैं आ गया, जो मैं कर सकता था कर दिया, जो नहीं कर सकता था वो नहीं कर सका। तो 11 साल हमने किया, अब आपने उसको उठा के बेचारे इमरान खान को ही अंदर फेंक दिया। सियासत मुल्क के अंदर कोई हो नहीं रही। तो जुबैर भाई से किसी ने एक दफा किसी टीवी प्रोग्राम में पूछा, तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब मैं सियासत छोड़ दूं? तो भाई मुझे तो सियासत का कोई शौक ही नहीं है ना, पहले था ना अब है। वैसे जुबैर साहब को भाई हैं जो भी आपके आपस में अच्छे बुरे तल्लुकात हैं, मुझे नहीं पता, मगर ये जिस तरह आपको कह के बुलाया गया था, तो उनको भी ऑफर्स जो आ रही हैं, तो उनको भी मेरा ख्याल ये समझाया जा सकता है कि ऑफर्स पे ना रहना।
नहीं, नहीं देखें, वो देखें क्या फैसला होता है आगे। जैसे मैंने कहा, मेरे पास कुछ उसके बारे में मालूमात हैं, लेकिन मैं वो ऑन एयर नहीं शेयर चले, करना ऑफ चाहता। एयर मैं आपसे पूछूंगा। ऑफ एयर जो है ऑफ आपको एयर कॉफी मैं मैं वो आपको आप अभी तो मैं आपने इंशाल्लाह जिक्र, शेयर क्योंकि करूंगा। आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं और मैं आपसे आईएमएफ का भी जिक्र हुआ कि आपने कहा अभी कि यहाँ पे जब भी बेनज़ीर साहबा भी आई तो टेबल पे आईएमएफ वो डील थी, मुशर्रफ की दफ़ा भी आईएमएफ वो था। इस वक्त क्या आईएमएफ आर वी थ्रू विद इट? मैं इसलिए भी उसको स्पेसिफिक कर देता हूँ कि मेरे सामने अभी ये खालिद मुस्तफ़ा साहब की खबर पड़ी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये आईएमएफ की तरफ से एक और ख़बर ज़राइल चल रही है कि शायद उनके प्रेशर के अंदर आ रहा है कि आपने जो ये 2800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। और उसके लिए जो डराने वाली बातें की रही हैं कि पेट्रोलियम आगे पेट्रोल जो है 280 रुपये लीटर पे जा चुका है, वो कह रहे हैं 3 से 10 रुपये पेट्रोल की लेवी भी बढ़ाई जा सकती है और फिर गैस की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी और इन्होंने टारगेट दिया हुआ है वो इनको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी लोगों का कीमा निकला हुआ है और ये आईएमएफ के साथ ये आप बैलेंसिंग करने की बजाय सारा ही कुछ अवाम पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में इस तरह डालेंगे तो ये क्या क्या किधर जाएंगे हालात? देखिए, आईएमएफ जो है ना, उसमें सच्ची बात यह है कि इसमें आईएमएफ को मुर्दे इल्जाम ठहराना जो है वो दुरुस्त नहीं है। आ, हो क्या रहा है आईएमएफ, और ये भी सच्ची बात है कि सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं है। हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, मार्शल लॉ आए, मार्शल लॉ गए। जो आपके बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जो टैक्स नहीं देते, वो आज भी टैक्स नहीं देते। तो आईएमएफ ने कहा यार हम इनको हर रिफॉर्म जो है उसकी कोशिश इनसे करवा सकते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। एक काम ये बड़ी कामयाबी से करते हैं और वो ये है पेट्रोल से टैक्स वसूल करना। तो अब वो गिदड़ सिंगी जो है ना, वो पेट्रोल का ऊपर टैक्स हो गया है और वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और पेट्रोल जाहिर है जो इस्तेमाल होता है उसका बराह रास्त आवाम के ऊपर असर पड़ता है। और ये एक रिग्रेसिव टैक्स है, यानी कि अमीर आदमी जितना पेट्रोल पे महीने में पैसा खर्च करता है वो उसकी आमदनी का एक छोटा हिस्सा होता है। एक मुतवस्सित तबके का आदमी जितना पैसा खर्च करता है अपनी गाड़ी में पेट्रोल के लिए या अपनी मोटरसाइकिल में, वो उसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होता है। और इसी तरीके से गरीब आदमी जो है वो बस में सफर करता है तो डीजल का जो कीमत बढ़ती है तो उसका बस महंगी होती है। और जाहिर है तमाम खाने पीने की अशिया, तमाम जाकी जो अशिया हैं वो ट्रांसपोर्ट होती है डीजल को इस्तेमाल करके। तो बराह रास्त अवाम के ऊपर, मुतवस्सित तबके के ऊपर, गरीब के ऊपर इसका असर ज्यादा पड़ता है। ये खराब टैक्सेशन पॉलिसी है, ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। मगर लेकिन सर अगर आप आईएमएफ की जगह बैठे हो और आप इनसे बोलें कि यार इन्होंने लगाया ताजिर दोस्त टैक्स पिछले साल, और उस ताजिर दोस्त टैक्स में पूरे साल में 10 करोड़ रुपया जमा किया, उन्हें कहा यार इनसे और तो कुछ होता नहीं। या तो ये जो तनख्वाहदार तबका है उसको पीस के, आपको पता पिछले साल 180 अरब रुपए इजाफी टैक्स लिया है तनख्वाहदार तबके के ऊपर, टैक्स बढ़ा के 180 अरब रुपए, और 10 करोड़ रुपए जमा किए ताजिर दो स्कीम के अंदर। तो आईएमएफ तो फिर यही कहेगा ना भाई यहां से कर सकते हो पूरा करो, हमें क्या, उन्होंने कौन सा कोई इलेक्शन लड़ना पाकिस्तान में, या उनको क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी अच्छी है कि बुरी है। उनको नहीं फर्क पड़ता, मगर क्या हुकूमत को या सियासी पार्टी जो हुकूमती पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनको ये एहसास नहीं है कि 3 से पहले ही 78-80 रुपए के करीब लेवी है और टोटल टैक्सेस मिला लें तो 50% इसके अंदर टैक्सेस लेवी मिला के हो जाते हैं। और 10 रुपए तक का पेट्रोल पे, गैस पे, फिर बिजली का भी बढ़ाएंगे तो कहीं ना मुझे रोज़ चाचे आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, ये क्या चाचा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आमिर मतीन ने इनके लिए, सबके लिए जिंदगी आसान कर दी है ना। वो कह रहे हैं यार आपको फिक्र क्या, ये किस चक्कर में पड़े, खिंच में पड़े हो, अवाम को खुश करो, ऐसे फैसले करो जो अवाम के लिए बेहतर हो, तुम्हारे लिए फॉर्म 47 हम बना देंगे, किस्सा खत्म। तो भाई फॉर्म 47 वाले को क्या फिक्र है कि अवाम खुश है कि नहीं है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि ये जो इस चीज की जो हम बात कर रहे हैं, ये टैक्स के निजाम में जो बेहतरी नहीं हो रही है, ये कमजोरी जो है वो मेरे ख्याल में मेरी बददियानती होगी अगर मैं ये कहूं
कि सिर्फ इस हुकूमत का मसला है। ये ओवरऑल हमारा जो निज़ाम है, बार बार जो अशराफिया का कंट्रोल निज़ाम है, हमारी सियासत भी अशराफिया की कंट्रोल की हुई है। असद, मैं आपसे सम अप करवाना चाह रहा हूँ विद अ बिग कैनवस, बड़ी पिक्चर के साथ, कि इनको कोई परवाह नहीं है और ये जो आम इंसान को, मुतवसत तबके को भी ठोकी जा रहे हैं। और दोनों ये जो है हुकूमतों का इंटरेस्ट होता है शिद्दत में, टेम्परेचर्स में, पॉलिटिकल में कमी लाना, ये उधर से भी कोई नज़र नहीं आ रही। तो क्या इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है कि इस वक्त रीअलाइनमेंट अभी एक हो रही है, टैरिफ वॉर जो चल रही है उसके अभी असरात नहीं है, यूक्रेन की जंग जो है वो भी ख़त्म नहीं हो रही, ईरान वाला मसला भी नहीं है, हमारी भी अभी जो है पॉज आया हुआ है, टली नहीं है, और वहाँ दुनिया अपने आप को देख रही है टैरिफ्स की रोशनी में, डी डॉलराइजेशन और ये चीज़ें सुन रही हैं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। पर यहाँ ये कंसिडरेशंस आपको नज़र आती हैं कहीं दूर दूर तक? बिल्कुल भी नहीं नजर आती। और उसकी देखें बुनियादी वजह जो है ना इस वक्त हो क्या रहा है, अगर पाकिस्तान को इस वक्त आप देखें ना और उसका आप कंपैरिजन करें 18वीं सदी 19वीं सदी यूरोप से, तो वहां पे आपको दो मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स वहां पे नजर आएंगी। एक ममालिक, वो तो सारी की सारी बादशाहतें थी उस वक्त, तो कोई सारी दुनिया ऐसी होती थी। एक बरतानिया था, उसकी बादशाहत को ये ख्याल आया कि यार, और जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी जो उसकी एलीट थी, लैंडेड एलीट, उनको ख्याल आया कि यार अगर सारी ताकत अपने हाथ में रखने की कोशिश की ना और अवाम को हमने नीचे कुछ ना दिया, तो वो देखो फ्रांस में क्या हुआ, वो गिलोटिन कर दिया गया, गला काट दिया गया शाही खानदान का। रशिया में क्या हुआ, शाही खानदान को दीवार के साथ खड़ा किया और गोली मार के सबको उड़ा दिया गया। तो आहिस्ता 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 अवाम की जिंदगियां बेहतर होने दो, ताकत आहिस्ता 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 अवाम के पास जाने दो। इसको बोलते हैं इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। नतीजा ये है कि हमारी एलीट जो है वो आपस की लड़ाई के अंदर उलझे हुए हैं, तो उन्होंने दुनिया से मुकाबला क्या करना है। अब मैं शख्सियात से निकल रहा हूं और मैं कोई एक पॉलिटिकल लीडर या एक इदारे की मैं बात नहीं कर रहा। मजमूई तौर पे पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो आपस में ताकत की लड़ाई में, ये जो केक है जो हमारे सामने रखा हुआ है, इसमें से हम कितना नोच के ले जाएंगे और हमारे मुकाबले को कितना मिलेगा, सारी जंग ये चल रही है। और नीचे अवाम के साथ हो क्या रहा है उसकी तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है। वही तो मैं अभी बोल रहा था, यार मुझे अफगानिस्तान के अलावा बताएं, पूरे एशिया में कोई एक मुल्क तो बता दें जो हमसे पीछे रहा हो। ये इसका नतीजा ये नजर क्यों आ रहा है। अब इसका होगा क्या। एक तो अल्लाह ताला पे यकीन रखने की, अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखने वाली कौम है पाकिस्तानी, तो ये कोई इतनी भाई ये अब सारी दुआएं अल्लाह ताला के लिए ही रह गई हैं, खुद यहाँ नहीं नजर आता किसी ने कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाली कौम है, लेकिन अगर आपने बहुत ही ज्यादा तंग किया ना, तो जैसे आप कह रहे हैं फिर कोई चाचा रेवोल्यूशन ही आ जाएगी। बस खुदा पे रहना, अपने आप पे नहीं रहना। बहुत बहुत शुक्रिया असद, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। असद उमर हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।